लास्ट वीडियो के अंदर हमने टीआईआर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि अगर हमारे पास कर्व्ड सरफेस आ जाती है तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ, अभी तक जो कुछ भी रिफ्रैक्शन था हमने सिर्फ और सिर्फ प्लेन सरफेस से सीखा है, कर्व्ड सरफेस से नहीं सीखा है। तो कर्व्ड सरफेस दो तरीके की हो सकती है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं, लेट अस अज्यूम देयर बी अ कर्व्ड सरफेस लाइक दिस। इस तरह से हमारे पास कोई कर्व्ड सरफेस है। अब देखो, आप ये देख सकते हैं बल्जिंग आउट है, बाहर की तरफ निकल रही है। सो इट इज़ अ कॉन्वेक्स सरफेस। ये जो है कॉन्वेक्स सरफेस है। इधर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, μ1 है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। एक्चुअली हम ये मान के चल रहे हैं μ1 की वैल्यू अभी के लिए 1 है, μ2 की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ μ लिखेंगे। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बाद में इसको मैं समझा दूंगा आपको। अभी मान के चलते हैं एयर है, ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज द पोल। यहाँ पर कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, दैट इज सी। अब देखो, आप ये देख सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस का कहीं ना कहीं सेंटर होने वाला है। दैट सेंटर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट लाइट रे। अब मुझे अगर इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है, देखो रिफ्रैक्शन देखने के लिए नॉर्मल बनाने की जरूरत पड़ेगी ही, बिना नॉर्मल बनाए आप रिफ्रैक्शन नहीं देख सकते। तो कोई भी एक कर्व्ड सरफेस है, उस पॉइंट पर अगर हमें नॉर्मल निकालना होता है तो उस पॉइंट को सीधे सीधे किससे टच कर दो, सेंटर से। इस पॉइंट पे नॉर्मल निकालना है, सेंटर से टच कर दो। इस पॉइंट पे नॉर्मल निकालना है, सेंटर से। यहाँ पर निकालना है, सेंटर से टच कर दो। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको नॉर्मल निकालना है तो उसको सीधे सीधे किससे टच करा दे, सेंटर से। नॉर्मल आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर सरफेस पे परपेंडिकुलर एंगल बन रहा होगा, देख सकते हो आप सरफेस पर कितना एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर। आप देखेंगे यहाँ पर एग्जैक्ट बिल्कुल पास में देखें हम 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस तरह से अगर हमें किसी भी पॉइंट पे क्या निकालना हो, नॉर्मल निकालना हो, तो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करा लें। तो हमें यहाँ पर नॉर्मल निकालना है तो हम इसको किससे ज्वाइन करा देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सो दिस विल बिकम अवर नॉर्मल। आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, बिल्कुल सही, ये हो गया। अब ये इनिशियल डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की। अगर ये मीडियम ना होता तो लाइट इसी डायरेक्शन में जा रही होती, बट लाइट इज कमिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। जब भी लाइट ऐसा करती है, रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल नहीं है, ये है नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो लाइट कुछ इस तरह से चली जाएगी। ये इंसिडेंट लाइट रे होगी, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे हो गई, ये पॉइंट। अब एक लाइट समझिए आप यहाँ से जा रही है, नॉर्मल की डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर हमें नॉर्मल बनाना है तो ये नॉर्मल बनेगा। लाइट नॉर्मल की डायरेक्शन में ही जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो हो जाएगा। लाइट सीधे सीधे जाएगी और इस पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्शन होगा दोनों का। रिफ्रैक्टेड लाइट रहेगा, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है। जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्शन होता है लाइट का, उसे कहते हैं हम इमेज। तो आई थिंक ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा है, इसको हमने ओ नाम दे दिया है। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको हमने सी नाम दे दिया है। इमेज बन रही आई, इस पॉइंट को नाम दिया हमने क्यू। ठीक, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ बनेगा वो समझ लेते हैं। ये देखिए हमारा नॉर्मल है, क्यू से सी की तरफ, क्यू से आई की तरफ रिफ्रैक्टेड लाइट रहे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा इसे हम कह देंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। इसे हम कह देंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, तो इस तरह से हमने आई, आर और ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ बन रही है, ये सबके बारे में डिस्कस कर लिया। कुछ एंगल और अज्यूम कर लेते हैं। इंसिडेंट लाइट रे और प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अज्यूम टू बी अ प्रिंसिपल एक्सिस। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट लाइट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज अज्यूम टू बी अल्फा। रिफ्रैक्टेड लाइट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी बीटा। नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी थीटा, दैट विल बी थीटा। ठीक है, तो हमारे पास तीन एंगल हो गए हैं, अल्फा, बीटा एंड थीटा। दो एंगल पहले से थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टोटल एंगल हो गया 5। इसको नाम उन्हें दे दिया है क्यू। यहाँ पे आगे जरूरत पड़ेगी परपेंडिकुलर क्यू से डालने की, हम अभी से ही कर लेते हैं, दैट इज एम। पी और एम बहुत ही ज़्यादा पास है एक दूसरे के। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा काम करते हैं, क्या क्या हो रहा है।
देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही फॉर्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का म्यू दे रखा है, साइन आई अपन में साइन आर, ठीक। इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल्स अगर बहुत स्मॉल हैं तो आई साइन आई सी की जो वैल्यू होगी, साइन आई की जो वैल्यू होगी वो नियरली इक्वल टू आई हो जाएगी, और साइन आर की जो वैल्यू होगी वो नियरली इक्वल टू आर हो जाएगी। ये क्यों हुआ? हमने ऑब्जर्व किया कि अगर एंगल की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है तो आई सी के प्लेस पे आई लिखा जा सकता है, सॉरी साइन आई के प्लेस पे केवल आई लिखा जा सकता है, साइन आर के प्लेस पे केवल आर लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर एंगल बहुत ही स्मॉल है तो जो वैल्यू साइन आई सी की होती है वही लगभग किसकी होती है? आई की होती है। तो दोनों बात सेम है, हम लिख सकते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई बाय आर। साइन को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। इधर भी डिनोटर से भी साइन को क्या कर दिया? हमने हटा दिया। म्यू इज इक्वल टू आई बाय आर, तो आर के इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आर इंटू म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई, या फिर आई इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। दिस इज अज्यूम टू बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक थ्योरम होती है जिसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। वो क्या कहती है? जैसे कि मान लो एक हमारे पास ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल बन रहा है x, एक बन रहा है y, यहाँ पर है z, और एक उसका एक्सटीरियर एंगल होगा थीटा। तो z का एक्सटीरियर एंगल क्या है? थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू ये जो रिमेनिंग दो एंगल हैं वो x प्लस वाई, ये कहती है, मतलब कि x को आप हटा दें तो x प्लस वाई दो एंगल हो गए, इन दोनों का सम। द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल टू द थर्ड एंगल। किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल का जो सम होता है वो थर्ड एंगल के एक्सटीरियर के इक्वल होता है। दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। थीटा इज इक्वल टू x प्लस वाई। सिमिलरली हम यहां पर भी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे। कैसे? समझना। एक आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा OQC, OQC। इसमें एक एंगल बन रहा है अल्फा, एक एंगल बन रहा है थीटा, और जो थर्ड एंगल कौन सा? ये है। इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा दिख रहा है आपको? आई। तो आई इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। तो एक ट्राइंगल है हमारे पास, इन ट्राइंगल OQC बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से क्या लगा रहे हैं? अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू आई, अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू आई। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट यहाँ पर हो गई थी। सिमिलरली एक और ट्राइंगल हमें दिख रहा है, कौन सा? QIC, QIC। इन ट्राइंगल QIC अगेन बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है यहाँ पर समझें। एक एंगल क्या दिख रहा है? R, दूसरा दिख रहा है बीटा, थर्ड एंगल ये, इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा थीटा। तो R प्लस बीटा इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं R प्लस बीटा इक्वल टू थीटा। अब एक्चुअली क्या है हमारे पास इस फर्स्ट इक्वेशन में I और R थे। I की वैल्यू तो हमने निकाली, इक्वेशन सेकंड में देख सकते हो। R की वैल्यू और निकालना बाकी है, तो R की वैल्यू कैसे निकालेंगे? R इज इक्वल टू थीटा माइनस बीटा, बीटा उधर चला जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकंड और थर्ड से R और I की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने के बाद क्या मिला हमें? I के प्लेस पे तो क्या रख देंगे? अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू म्यू, इधर है ही सही। R के प्लेस हो जाएगा थीटा माइनस बीटा, ये हमें मिल गया है। अब एक कॉन्सेप्ट और लगा रहे हैं हम, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल ये है। आर्क इसको अज्यूम किया जा सकता है Q से लेके M तक को, और ये क्या हो गई? ये रेडियस O से लेके M तक। O टू M क्या है? रेडियस है। Q से लेके M तक क्या हो जाएगी इसकी? आर्क। एक फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो एंगल क्या है हमारे पास? सबसे पहले एंगल देख लें आप, अल्फा है, आर्क हो जाएगी QM और रेडियस हो जाएगी OM। ठीक है। सिमिलरली एक एंगल और है हमारे पास बीटा। बीटा के बारे में देखें आप, आर्क अगेन क्या हो जाएगी? QM और रेडियस हो जाएगी IM। एक और एंगल है हमारे पास थीटा। थीटा के केस में क्या होगा? अगेन ये एंगल थीटा बन रहा है, आर्क तो हो जाएगी QM, आर्क तीनों के केस में QM ही है, रेडियस हो जाएगी CM। अब हमने एक अजम्पशन लिया था कि एंगल की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है। अगर एंगल की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है तो ये जो P से लेके M तक है ना, ये डिस्टेंस भी बहुत ही स्मॉल होगी, तो इन दोनों को लगभग सेम माना जा सकता है।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पर ही जो भी OM, IM, CM डिस्टेंस है उसको क्या कर रहे हैं हम, O से लेके P, P से लेके C, P से लेके I, इस डिस्टेंस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये QM तो एज इट इज़ रहेगा, ये OM के प्लेस पे OP बन जाएगा, ये QM एज इट इज़ रहेगा, IM के प्लेस पे IP बन जाएगी, क्योंकि M और P पॉइंट बहुत ही पास हैं एक दूसरे के, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। QM एज इट इज़ रहेगा, ये CP बन जाएगा। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर रहे हैं। फिर देखते हैं क्या डेरिवेशन आ रहा है हमारे पास। फाइनल आंसर अल्फा के प्लेस पे आ जाएगा QM अपॉन में OP, QM अपॉन में OP, यहाँ पे प्लस का साइन है। थीटा के प्लेस पे आप देख सकते हैं QM अपॉन में CP आएगा, QM अपॉन में CP इज इक्वल टू म्यू के प्लेस पे म्यू है। यहाँ पर हम देखते हैं फिर क्या आ रहा है हमारे पास, थीटा, थीटा के प्लेस पे अगेन QM अपॉन में CP आएगा, माइनस बीटा दिख रहा है, बीटा के प्लेस पे QM अपॉन में IP, QM अपॉन में IP, ये हो गया है। अब आप देख सकते हैं चारों टर्म के न्यूमरेटर में QM दिख रहा है, कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे, उस टर्म को मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। 1 अपॉन OP प्लस 1 अपॉन CP इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन CP माइनस 1 अपॉन IP, ये दिख रहा है हमें। अब एक लास्ट काम और बचा है, साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज को पुट करने का। ऑब्जेक्ट जहां पर भी होता है उसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस OP इज इक्वल टू U, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको R से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज जहां पर बन रही है उसको। साइन कन्वेंशन ये कहता है कि पोल से सारी डिस्टेंस को मेजर करना है, तो जो लेफ्ट साइड होंगी वो नेगेटिव होंगी और जो राइट साइड होंगी वो पॉजिटिव होंगी। अब आप देख सकते हैं O की डिस्टेंस मेजर करने के लिए पोल से हमें लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, इट मींस दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए P से लेके C तक की डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें राइट साइड जाना पड़ेगा, तो उसके लिए R जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली इमेज डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी हमें पोल से राइट साइड जाना पड़ेगा, तो इमेज डिस्टेंस भी हो जाएगी V। तो यहाँ पर OP के प्लेस पे -U, PC के प्लेस पे R, PI के प्लेस पे V, ये तीनों वैल्यू रख देना। OP के प्लेस पे -U प्लस 1/R इज इक्वल टू म्यू 1/R माइनस 1/V। सॉल्व कराते हैं, माइनस का साइन न्यूमरेटर में चला जाएगा, 1/U, अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाने का कर रहा था मैं, प्लस 1/R इज इक्वल टू म्यू टाइम्स R, 1/R माइनस म्यू V। अब इस टर्म को उठाकर इधर ला रहे हैं, 1/R को उठाकर उधर ला रहे हैं, तो ये टर्म इधर आकर पॉजिटिव बन जाएगी, तो म्यू V माइनस 1/U इज इक्वल टू म्यू R माइनस 1/R। इधर तो कुछ नहीं करना, म्यू V माइनस 1/U इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन में R। ये एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। इस फॉर्मूले में एक लास्ट मॉडिफिकेशन और बचा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एब्सोल्यूट होता है उसको हम μ1 बाय μ2 या μ2 बाय μ1 भी लिख सकते हैं। सेकंड से फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जा रही है, तो सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू के प्लेस पे इतना सा काम और कर रहे हैं, तो μ2 बाय μ1 और अपॉन में क्या दे रखा है V माइनस 1/U इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 अपॉन में R। इसको सॉल्व करेंगे, μ2 बाय μ1 V माइनस, इसमें भी मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं μ1 का, उससे क्या होगा कैंसिल लेने में आसानी हो जाएगी। μ2 माइनस μ1 एलसीएम लिया, μ1 बाय R। अब आप देख सकते हैं तीनों की डिनोटर में म्यू है, μ1 है, कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। फाइनल जो हमारे पास फॉर्मूला बचा है दैट इज μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R। अब इस फॉर्मूले में एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि चाहे कॉन्केव सरफेस हो कॉन्वेक्स सरफेस हो, फॉर्मूला वही रहेगा, नंबर 1। दूसरी बात ये, जिस मीडियम में इमेज फॉर्म होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप μ2 लें, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लें। अब चाहे रेयर में हो, डेंसर में हो, किसी का भी कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस मीडियम में इमेज फॉर्म होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा। इस कॉन्सेप्ट के साथ आप चलें, सही रहेगा आपका काम। इधर क्या करना है, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट इमेज बन रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे माइनस
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज केप्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को ले सॉल्व करें, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, ध्यान रखें कि कहाँ पर कौन सी चीज़ रखनी है, आंसर सही आएगा। और एक और बात, इस फॉर्मूले में भी साइन कन्वेंशन के साथ ही वैल्यू रखनी, जैसे ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड है पोल के तो नेगेटिव, राइट साइड है तो पॉजिटिव, इमेज लेफ्ट साइड बन रही है तो नेगेटिव, राइट साइड बन रही है पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, राइट साइड है तो पॉजिटिव। कॉन्वेक्स सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव रहेगी, कॉन्केव सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव रहने वाली है। तो इस तरह से आप साइन कन्वेंशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें, सही आंसर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है।